हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हमने अब तक पढ़े थे द सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट को, गुड्स के डेफिनेशन को और आपके किन किन एसेंशियल एलिमेंट्स की ज़रूरत है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेयर एक्ट को, जिसके अंदर सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक, मतलब चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन 1 टू सेक्शन 5 तक हम लोग इसको पढ़ लेंगे। जो आपके फर्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर सेक्शन आपके हैं सिर्फ 1, 2 एंड 3, और जो चैप्टर नंबर 2 है उसका सेक्शन नंबर 4 और 5 आज हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो वीडियो स्टार्ट करनी है उससे पहले एक चीज़ है कि आप अपना बेयर एक्ट जो है वो आप लेके बैठ जाओ, ताकि जितने भी बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है ना उसको सबसे पहले क्लियर करना जरूरी है पेपर के पर्पज से। तो जो बेयर एक्ट है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए निकाल लिया अपना बेयर एक्ट। सेक्शन फर्स्ट आपका बात कर रहे हैं सोशल, जो आपकी शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट की, जिसके अंदर सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं कि इस एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं आपके दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जो आपका एक्ट है उसका नाम, शॉर्ट टाइटल इसको क्या बोल रहे हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसके बाद क्या बोल रहे हो, सेकंड आपका बोलता है कि एक्सटेंशन कहाँ तक है, हमने पहले देख लिया था कहाँ तक है, बोलते पूरे इंडिया पे है। सही है जी। थर्ड आपका पॉइंट बात कर रहा है कि किस दिन ये एक्ट आपका एनफोर्समेंट में आ गया था, तो बोलता है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द 1 जुलाई 1930। 1 जो जुलाई है उस दिन इसका कमेंसमेंट डे है। सही है जी। अब सेक्शन 2 है जिसके अंदर डेफिनेशन के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो डेफिनेशन है उसके अंदर फर्स्ट क्लॉज आपकी बात कर रहा है बायर की। बायर कौन पर्सन है, और जो सेलर है उसकी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देख भी ली थी। जो बायर एक पर्सन ऐसा होगा जो या तो किसी चीज़ को खरीद रहा है या फिर किसी चीज़ को खरीदने का एग्रीमेंट कर रहा है कि आने वाली किसी डेट के ऊपर मैं इस चीज़ को खरीद लूँगा। मतलब जो प्रॉपर्टी आपकी आज एग्जिस्ट करेगी उसको जब वो खरीदेगा तो वो बोलते हैं हु बाइज को, और सेकंड आपका बोलते हैं एग्री टू बाय द गुड्स। मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आने वाले टाइम पे आपके पास आनी है उसको जब वो खरीदने के लिए आज एग्रीमेंट करेगा तो वो एग्री टू बाइज है जो फ्यूचर गुड्स है उसके रिगार्डिंग। इसी के रिगार्डिंग आपका जो सेकंड पॉइंट है सेलर, 13 के अंदर सेक्शन 2 का क्लोज 13 के अंदर दे रखा है जो सेलर पर्सन कौन सा होगा, ऐसा कोई भी बंदा जो अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या तो उस टाइम पर रेडी है जब वो प्रॉपर्टी उसकी एग्जिस्ट कर रही है, या फिर वो फ्यूचर में प्रोडक्शन होने के बाद उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन आज वो बोल रहा है कि मैं प्रॉपर्टी बेच दूंगा, तो वो उसकी एग्रीमेंट टू सेल है। वही सेकंड आपका दे रखा है 13 पढ़ लेते हैं। बोलते हैं सेलर मीन्स ए पर्सन हु सेल्स और एग्री टू सेल द गुड्स। या तो वो पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी को, जो एग्जिस्टिंग में प्रॉपर्टी है उसको बेच रहे हैं, या फिर आने वाली किसी डेट पे वो उसको ट्रांसफर कर देगा, बेच देगा, वो बंदा आपका कहलाता है सेलर। सेकंड पॉइंट आपका बात कर रहे हैं डिलीवरी की, कि डिलीवरी क्या चीज़ है। डिलीवरी आपकी बात कर रहे हैं मीन्स द वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दैट इज़ क्या आपका कि ए एक पर्सन है जो सेलर है, जो सेक्शन आपका क्लोज 13 के अंदर है, वो वाला पर्सन एक प्रॉपर्टी को, मतलब किसी भी गुड्स को बेचने के लिए रेडी हो रहा है। वो बंदा अपनी जो पोजीशन है गुड्स का उसको किसी दूसरे बंदे को आप डिलीवर करोगे। कोई भी पर्सन है अपनी किसी भी गुड्स को किसी दूसरे पर्सन को डिलीवर करने के लिए जो रेडी है, उस डिलीवरी को आप डिलीवरी कह रहे हो, कि मतलब वॉलंटरी जो ट्रांसफ़र करोगे किसी भी पोजीशन का। ये आपका ओनरशिप के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि पोजीशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास पोजीशन का चला जाना डिलीवरी कहलाता है। आपके पास गुड्स है, आप मेरे को दे रहे हो, तो जब वो डिलीवर करोगे मेरे को, मतलब वो प्रॉपर्टी जब आप मेरे को ट्रांसफ़र कर दोगे तो वो कहलाएगी आपकी डिलीवरी। सेकंड आपका बात कर रहे हैं गुड्स आर सेड टू बी इन द डिलीवरेबल स्टेट। अब आपका एक तरीके से डिलीवरेबल स्टेट कौन सी, ऐसी किसी स्थिति में पहुंचा देना किसी गुड्स को जब वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन के पास भेजने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। मतलब जब आप फ्यूचर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आज हमने मान लो कि एग्रीमेंट कर लिया कि आने वाली जितनी भी डेट है, मतलब 1 जो अक्टूबर आएगी उस दिन हम लोग इस प्रॉपर्टी को तैयार कर देंगे, आप उसके बाद मेरे से आके डिलीवर कर लेना, आप उसको रिसीव कर लेना, मैं उसकी डिलीवरी कर दूंगा। तो ऐसी किसी स्थिति में, मतलब मैं उसको पैक करके बॉक्स में रखूँगा या फिर उसको रूम से बाहर निकाल के एक साइड में रखूँगा, वो डिलीवरेबल स्टेट है। ऐसे किसी सिचुएशन में पहुँचा देना जहाँ से उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना आसान है या फिर वो ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी रखे, वो आपकी डिलीवरेबल स्टेट कहलाएगी। बेयर एक्ट लैंग्वेज क्या बोल रही है, बोलता गुड्स आर सेड टू बी इन द डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच ए स्टेट। मतलब ऐसी किसी स्थिति में पहुंच गई है दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ देम। अब मान लेते कि ए और बी का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा,
अब ए बंदा बी को फ़ोन करके बोलता है कि मेरे सामान को आप ट्रक में भर के लाद के छोड़ दो, मैं शाम को ले जाऊंगा। तो जब उस सामान को वो बायर बोल रहा है कि मेरे को उस ट्रक के अंदर पैक किया हुआ चाहिए, तो जब सेलर उसको ट्रक के अंदर लाद के एक साइड में खड़ा कर देगा तो वो उसकी डिलीवरेबल स्टेट में आ गई है गुड्स। उसके बाद जो बायर है वो बाउंड हो गया उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी लेने के लिए, तो यही आपकी डिलीवरेबल स्टेट कहलाती है। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट आपका बात कर रहा है द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी मतलब जो गुड्स है उसके टाइटल के रिगार्डिंग जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको सबसेक्शन 4 के अंदर बता रहे हैं। बोलता है इंक्लूड्स ए बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ लैडिंग जो आपका लदान बिल वगैरह है वो सारी चीज़ें, डॉक वारंट की बात कर रहा है, वेयर हाउस कीपर है उसका सर्टिफिकेट वगैरह, कोई भी वॉर फिंगर जो आपका है उसका मतलब जो घाटपाल होगा उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आप डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल के अंदर इंक्लूड करोगे। रेलवे की रिसिप्ट है कोई, या फिर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वारंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल के अंदर आएंगी। ये सारी पीटी के हिसाब से आपको फोर्थ पॉइंट जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिफ्थ आपका बात कर रहा है फॉल्ट की, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉल्ट आपका पीटी के लिए पूछ लेते हैं कि फॉल्ट कौन से सबसेक्शन के अंदर दे रखा है, बोलता है फिफ्थ के अंदर दे रखा है। मींस द रॉन्गफुल एक्ट और द डिफॉल्ट। अगर कोई भी पार्टी डिफॉल्ट करेगी या फिर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करोगे उसको आप डिफॉल्ट बोल दोगे, वो आपका फॉल्ट रहेगा सबसेक्शन 4 के अंदर। सिक्स्थ आपका फ्यूचर गुड्स, हमने पहले देख लिया था। फ्यूचर गुड्स हो गए, गुड्स कौन सी थी, गुड्स के डेफिनेशन के अंदर पढ़े थे कि हमने कोई भी फ्यूचर गुड्स हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, स्पेसिफिक गुड्स हो गए आपके, असर्टेन्ड, सर्टेन्ड, कंटिजेंट गुड्स वगैरह, ये सारे हम लोग पहले उसको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बेयर एक्ट की लैंग्वेज देख लेते हैं क्या बोल रही है। फ्यूचर गुड्स मीन द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आज आप कर चुके हो, उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की जाएगी किसी सेलर के द्वारा, प्रोड्यूस करेगा वो या फिर मैन्युफैक्चर करेगा, तो वो आपकी फ्यूचर गुड्स है। मतलब ऐसी कोई भी गुड्स जो कि आज के टाइम पे मतलब टुडे आपके पास वो प्रेजेंट नहीं है, आने वाले किसी दिन पे वो या तो आप एक्वायर करोगे या फिर उसको आप प्रोड्यूस करोगे या फिर आप उसको मैन्युफैक्चर करके दे दोगे। जब तैयार करके दे दोगे वो प्रॉपर्टी आपकी फ्यूचर गुड्स है, आज के टाइम पे तैयार होगी वो गुड्स बन जाएगी। सेवंथ आपकी गुड्स की डेफिनेशन हम देख चुके हैं कि गुड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। गुड्स आपकी बात करें 7 में मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पहला मेन कंडीशन इस पूरे बेयर एक्ट का, इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपकी टीपीए के अंडर में बताई गई है, उसके साथ डील करता है आपका टीपीए। तो जो गुड्स है मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, मतलब हर एक प्रकार की आपकी मूवेबल चल संपत्ति है, लेकिन उसके अंदर इन चीज़ों को छोड़ दिया जो आपकी एक्शनेबल क्लेम है और मनी। इन चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस नहीं कर सकते, इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। एंड इंक्लूड्स, इन चीज़ों को इंक्लूड करेगा। पहले एक लिस्ट हमने पीछे की वीडियो के अंदर डाली हुई है जिसके अंदर गुड्स के रिगार्डिंग सारी डेफिनेशन कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। एक साइड उसके अंदर मैंने लिख के दिखाया था कि कौन सी चीज़ों को एक्सक्लूड करोगे, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से जाके पुराने वीडियोज़ को आप देख सकते हो। इसके अंदर आपके इंक्लूड कर रखा है कि स्टॉक हो गए, शेयर्स हो गए, ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, ग्रास है, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो अभी तो आपकी फास्टन टू द लैंड है लेकिन वो सीवियरेबल कोई भी गुड्स है, वो मतलब जो ज़मीन से निकाल के आप अलग कर सकते हो, वो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी आएंगी। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो इस एक्ट में बोल रखा है कि वो आपकी सारी गुड्स की डेफिनेशन में है। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्री टू बी सीवियर्ड बिफोर द सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल, ये सारे आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हो। 8th आपका बात कर रहा है कि कौन ऐसा पर्सन होगा जिसको आप इंसॉल्वेंट पर्सन बोलोगे। ए पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट हु हैज़ सीज्ड टू पे। अगर सीज्ड का मतलब है जिसको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया एक तरीके से कि आप फर्दर किसी भी काम करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, अनेबिलिटी किसी के दर्शाना कि कोई ऐसा पर्सन जिसको सीज किया गया है कि अपने डेट्स देने से इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल वे में जो आपकी लाइफ में जितने भी आपके डेट्स हैं वो देने में अगर अनेबल कोई पर्सन है तो वो इंसॉल्वेंट है। सेकंड बोलता है कैन नॉट पे हिज डेट्स। ऐसा कोई भी पर्सन जो अपने डेट्स नहीं दे सकता, अपना जो एक तरीके का जिसने उधार ले रखे हैं पैसे वो वापस चुका नहीं सकता, वो पर्सन आपका इंसॉल्वेंट है। एज दे बिकम ड्यू वेदर ही हैज़ कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट। ये मैटर नहीं करता कि उसने कोई इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कोई एक्ट कमिट कर रखा है कि नहीं कर रखा। मतलब एक कोई जनरल पर्सन जो अपने खुद के डेट्स और अदर जो भी डेट्स हैं उसके वो नहीं दे सकता एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, वो पर्सन आपका इंसॉल्वेंट की डेफिनेशन में आ गया। नेक्स्ट आपका बात कर रहा है कि मर्केंटाइल एजेंट कौन सा है। अब मर्केंटाइल एजेंट कौन सा मीन्स है, मर्केंटाइल एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट अथॉरिटी आइदर टू सेल
और टू कंसाइन द गुड्स। कंसाइन आपका है कि मतलब किसी प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र कर देना। तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास ऐसी अथॉरिटी है कि जो आपकी प्रॉपर्टी को बेच सकता है या फिर उसको किसी दूसरे पर्सन को कंसाइन कर सकता है, मतलब वो ट्रांसफ़र कर सकता है वो पर्सन, या फिर वो बंदा, आप किसी को कंसाइन करके आए हो गुड्स, वो आगे भी फर्दर किसी और बंदे को प्रॉपर्टी दे सकता है कि आप इस प्रॉपर्टी को बेच दो। मतलब जैसे कार बाजार वाले होते हैं या फिर आपके बाइक सेलर्स वगैरह हैं, ये बंदे क्या करेंगे, इनके पास आप मार्केट में खड़ी करके आओगे अपनी बाइक को, वो पर्सन आगे किसी को देगा कि आप इन प्रॉपर्टी को बेच दो उस पर्पज़ से। कंसाइन द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल और टू बाय द गुड्स और टू रेज द मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। मतलब आपकी प्रॉपर्टी उसके पास रखी हुई है, आगे वो क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर देगा उस पैसे को, या फिर यूज़ कर लेगा जिससे उसकी खुद की जो मनी पावर है उसको वो इंक्रीज कर सके। तो इन सब चीज़ों के साथ डील करने वाला पर्सन जो उसको बोलोगे आप मर्केंटाइल एजेंट। 10th आपका बात कर रहा है प्राइस की। प्राइस कौन सा बोलते हैं, मॉनेटरी। कल देख लिया था कि प्राइस एसेंशियल जो फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट थे, इनके अंदर हमने एक पॉइंट आपका था प्राइस का भी। वो प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ द गुड्स। सेल ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग जो भी कंसिडरेशन है वो। अब ये जो कंसिडरेशन है इसकी डेफिनेशन 2 के क्लॉज डी में दे रखी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। कंसिडरेशन डी जो बीच में आ रहा है वो 2D के अंदर डील करेगा। डी से डी मतलब आप थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के साथ यूज़ कर सकते हो। 11th आपका बोल रहा है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स एंड नॉट मियरली स्पेशल प्रॉपर्टी। इसके रिगार्डिंग हमने देख लिया था कि कौन सी चीज़ प्रॉपर्टी के अंदर है। स्पेशल प्रॉपर्टी कौन सी, अगर एक ही प्रॉपर्टी है बी को दे रहा है तो बी के पास जब वो प्रॉपर्टी जाएगी तो उसके लिमिटेड राइट्स हैं उसको यूज़ करने के और उसको रिटेन करने के सिर्फ, तो वो आपकी स्पेशल प्रॉपर्टी है उस बी के लिए। और जो ए जो ओनर है उसके लिए वो उसकी जनरल प्रॉपर्टी की उसके साथ वो कुछ भी यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट आपका सेकंड आपका 12th आपका बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ गुड्स की। क्वालिटी कौन से, इंक्लूड्स देयर स्टेट और कंडीशन। मतलब स्टेट कि किस हालात में वो है, किस कंडीशन की गाड़ी है। आप गाड़ी बेच रहे हो तो वो किस कंडीशन की है, गाड़ी जनरली देखते हैं ना सारे के सारे की किस कंडीशन की गाड़ी है, इंजन ठीक है कि नहीं, एवरेज दे रही है कि नहीं, इस तरीके की जो भी चीज़ें देखोगे आप। और ऊपर से उसका जो कलर फेड हो रखा है कि नहीं, किस स्टेट में वो खड़ी है, मतलब आप पंचर है, सही है, टायर नए हैं, एलॉय डले हुए हैं, या फिर सिंपल उसके अंदर रील्स है वगैरह वो सारी चीज़ें। तो आपकी किस कंडीशन की और किस हालात में वो है वो स्टेट के रिगार्डिंग बात करेगा। 13 आपका सेलर कि जो भी पर्सन आपकी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए तैयार है वो बंदा सेलर। 14 आपका बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। अब स्पेसिफिक गुड्स कौन थी, बोलता मीन्स द गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट एनी टाइम। मतलब कौन से टाइम पे, एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जिस टाइम पे आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जा रहा है उस टाइम पे जो प्रॉपर्टी आपने आइडेंटिफाइड कर ली है, जिनको ऊपर आप एग्री कर रहे हो कि ये सारी प्रॉपर्टी हैं जिनको मैंने असर्टेन कर ली है वो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ या फिर मैं वो बेचने के लिए तैयार हूँ, तो जो आपकी स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आ जाएगी। 15th आपका बात कर रहा है, एक जनरल क्लॉज है, बोलता है एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, कंसीडरेशन वर्ड्स को हमने यूज़ कर लिया, अब कंसीडरेशन की डेफिनेशन 2 के किसी क्लॉज में आई नहीं है, तो उसकी डेफिनेशन आप कहाँ से उठाओगे। बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर जिनको डिफाइन कर रखा है, लेकिन यूज़ की गई है सेल ऑफ गुड्स के अंदर। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है उसके अंदर तो यूज़ कर रखी है, लेकिन उनकी डेफिनेशन जो डिफाइन की गई है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो भी डेफिनेशन दे रखी है उसको एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे हम फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट ऑल्सो। अब इसके अंदर कमेंट दे रखा है जिसके अंदर आपकी FDR की बात कर रहा है, फिक्स डिपॉजिट जो आपकी रिसिप्ट्स हैं वो भी आपकी काउंट्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ द गुड्स। ये लिखा हुआ कमेंट्स बोलता है कि द फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट आर गुड्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 176 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड रीड विद सेक्शन 2 क्लॉज 7 इस एक्ट का जिसके अंदर गुड्स के डेफिनेशन के बारे में आपको बता रखी थी वो चीज़। तो गुड्स के डेफिनेशन में डाल दी इनने FDR को, PD का पॉइंट आप याद रख लेना। अब इसके अंदर सेक्शन 3 बता रखा है कि एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन एक्ट नंबर 9 ऑफ द 1872। एक्ट 9 आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और उसके अंदर जो भी प्रोविज़न दे रखे हैं जिनको अब तक ना तो विड्रॉ किया गया है ना उनको रिपील्ड कर रखा, और वो जब तक इनकंसिस्टेंट होंगे तब उनको आप कॉन्ट्रैक्ट वाले प्रोविजंस को यूज़ करोगे। मतलब पढ़ लेते हैं, पहले देख लेते हैं क्या है। द अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो प्रोविजंस जो अभी तक आपके रिपील्ड नहीं किए गए, उनको विड्रॉ नहीं किया गया, उनको एज इट इज़ एप्लीकेबल करते चलोगे, सेव इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर वो इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन के साथ इनकंसिस्टेंट है तो आप उनको एप्लीकेबल नहीं करोगे।
शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल ऑफ द गुड्स। अगर वो इनकंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंटली है, तो आप सेम तरीके से उसको एप्लीकेबल करते चलोगे। मतलब एज ए जनरल रूल है कि अगर कोई भी ऐसा प्रोविजन है जो कि आपका अभी तक रिपील्ड या फिर विड्रॉ नहीं कर लिया गया किसी इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से, और वो इनकंसिस्टेंट में नहीं है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के किसी भी प्रोविजन के साथ, तो उनको आप सेम मीनिंग की तरह उनको यूज़ कर लेगा। अगर इन केस अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो जो जनरल लो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको आप एप्लीकेबल कर दोगे। सेल ऑफ गुड्स आपका क्या है कि एक स्पेसिफिक लॉ के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ये आपके थे डेफिनेशन क्लॉज के अंदर सेक्शन 2 और सेक्शन 3।